गुड आफ्टरनून एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 11th एंड 12th ऑफ जुलाई के जो करंट अफेयर्स हैं उसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। 10 एमसीक्यूज जो हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। और यहाँ पर जो एरियाज हम डिस्कस करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो कुछ इस तरीके से रहने वाले हैं। हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे उसमें हम रिम पैक एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे, देन कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, इसके इंडेक्स को लेकर जानेंगे, पीएमएफएमई स्कीम क्या है वो देखेंगे, एक रिपोर्ट आई है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और इसके सोर्सेज। हाइड्रोजन जो है एक नेक्स्ट लेवल एनर्जी जो देश के अंदर लाई जा रही है, उसके अंदर कितने तरीके की हाइड्रोजन हो सकती है, कितने तरीके के इसके सोर्सेज हो सकते हैं जनरेशन के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन लार्जेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले, जो कि हाइड्रोजन से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। एंड फाइनली यहाँ पर हम पैक्स के बारे में और सोलर पंप्स के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पर एज यूजुअल 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन के अंदर 10 मार्क्स में से आपको टारगेट को सेट करना है कि कितना आप यहाँ पर टारगेट करके चलेंगे। कट ऑफ जो रखी गई है यहाँ पर दैट इज ऑफ 6 मार्क्स। 6 का स्कोर आपको करना ही करना है टू बी इन द सेफ जोन। अगर चीज़ से नीचे का स्कोर आता है देन ऑफकोर्स आपको देखना पड़ेगा किस कैटेगरी में आप है और फिर वहां से अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा। इफ़ यू आर ओवर एंड अबव 6 और आप टॉपर कैटेगरी में, तो मेक श्योर कि कंसिस्टेंट बेसिस पे आप इन दोनों में से किसी कैटेगरी के अंदर है। डेली बेसिस पे टॉपर कैटेगरी में रहना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंटली आप जो फर्स्ट 2 कैटेगरीज हैं उसमें तो स्कोर कर ही सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि रिम पैक एक्सरसाइज को लेकर पूछा गया। रिम पैक एक्सरसाइज को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली कहती है कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, हो सकती है। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये इंडो पैसिफिक एरिया को टारगेट करने के लिए ही एक्सरसाइज करी जाती है। अब देखिए आपने टॉपिक को अंडरलाइन कर लिया है और आपने क्या बताना है, करेक्ट इनकरेक्ट, उसको भी सर्कल कर लिया है। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा आपका, कॉमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा और फिर करते हैं डिस्कशन। आई होप आपने अपने टारगेट को सेट कर लिया होगा 10 में से, नहीं किया तो आप सेट कर सकते हैं। चलिए देखिए अभी ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जो है वो करी जा रही है और ये ऐसे टाइम पर करी जा रही है जब चाइना चाइना अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे टाइप 003 कहा गया है, चाइना अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है इसको लॉन्च कर रहा है। और इस टाइम पर यूएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना को जवाब देना। तभी ये जो एक्सरसाइज है, जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये करी जा रही है और ये इंडो पैसिफिक एरिया में ही करी जाती है, क्योंकि आजकल जो लड़ाई है वो इंडो पैसिफिक को लेकर ही है, क्योंकि यहाँ पर यूएस चाहता है कि उसकी हेजेमनी खत्म ना हो। इंडिया डेफिनेटली चाहता है कि सबके लिए ये एरिया ओपन रहे, किसी एक कंट्री की यहाँ पर डोमिनेशन ना हो, और चाइना यहाँ पर अपना डोमिनेशन क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, सो ये इंडो पैसिफिक एरिया कोई टारगेट करती है, बट इट इज़ नॉट एन एनुअल एक्सरसाइज। ये कोई एनुअल एक्सरसाइज नहीं है। कभी ये एनुअल एक्सरसाइज हुआ करती थी 1971 तक, उसके बाद इसे बाइनियल एक्सरसाइज कर दिया गया। मीन्स इट हैपन्स वंस एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में एक बार ये होती है। पहले क्या होता था, 1971 में इसे स्टार्ट किया गया और 1974 तक ये एनुअल बेसिस पे चली, लेकिन 1974 के बाद इसे बाइनियल एक्सरसाइज जो है वो उसमें तब्दील कर दिया गया। मे बी खर्चा वर्चा ज़्यादा हो जाता होगा, इस वजह से कहा गया होगा कि 1 साल की बजाय अब हम 2 साल में एक बार इसे करेंगे। खैर यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके की जो एक्सरसाइज होती है वो काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि इसमें आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती है, काफ़ी सारी कंट्रीज होंगी तो आप बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर कर सकते हैं। दूसरे कंट्रीज की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके पास कौन कौन से हथियार हैं, कौन कौन से वेपन्स, कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, शिप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से नए वेपन्स ऐसे हैं जिसमें वो एक्सप्लोरेशन और इनोवेशन कर रहे हैं, वो सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। और जैसे आप लोग मॉक टेस्ट करते हैं ना, अपना फाइनल एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट क्यों किया जाता है, ताकि एक्चुअल एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाए। उसी तरीके से ये ड्रिल्स करी जाती हैं, एक्सरसाइज करी जाती हैं, ताकि अगर एक्चुअल में वॉरफेयर होता है, एक्चुअल में वॉर होती है, तब आपके लोगों की तैयारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कोर इंडस्ट्री को लेकर है पूछा गया। कोर इंडस्ट्री को लेकर बताएं इनमें से कौन कौन से एरिया कोर इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। क्या सीमेंट कोर इंडस्ट्री का पार्ट है? व्हाट अबाउट कोल, फर्टिलाइजर? 3 नाम आपको दिए हैं, 10 सेकंड्स आपके पास है, सोचिए। फिर इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली क्या हुआ, कोर इंडस्ट्री को लेकर एक इंडेक्स जो था उसे रिलीज किया गया, तभी इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर नाम को याद रखने का तरीका है CCC फ्रेंड्स। ठीक है, या आप इसको C क्यूब भी कह सकते हैं, ताकि आपको जितनी भी कोर इंडस्ट्रीज हैं उसके नाम याद हो जाए, जिसमें आपका क्या आएगा, सीमेंट, C स्टैंड्स फॉर सीमेंट, C स्टैंड्स फॉर कोल, C स्टैंड्स फॉर क्रूड ऑयल। ये 3 नाम आपको याद हो गए। F का मतलब है फर्टिलाइजर, R से रिफाइनरी प्रोडक्ट, E से इलेक्ट्रिसिटी, N से नेचुरल गैस, S से है स्टील। तो सीमेंट, कोल, फर्टिलाइजर तीनों ही हमारे इसके अंदर आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डी।
अभी रिसेंटली न्यूज़ आई, मई के महीने का डेटा आया 2022 का, और जब इसे 2021 से कंपेयर किया गया इसमें 18.1% का इजाफा देखा गया है। तो एक इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। करेक्ट आंसर तो डी हो जाएगा, लेकिन हाँ ये नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए, सी एंड फ्रेंड्स। आप चाहें तो कोई और भी निमोनिक अपनी तरफ से बना सकते हैं इसको याद रखने के लिए। इसके अलावा एक चीज़ आपको जो और याद रखनी है वो क्या है, वो है यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसको मिला हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्टर। जब सेक्टर की बात करते हैं उसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पर फर्टिलाइजर का कंट्रीब्यूशन सबसे मिनिमम आपको दिखाई देगा इस पूरे डायनेमिक्स के अंदर, और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन एज ए कंपोनेंट 28% से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आ जाता है और मिनिमम के अंदर आपको फर्टिलाइजर देखने को मिलता है। तो कंट्रीब्यूशन भी एक बेसिक आइडिया आपको लगना चाहिए कि किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है और किसका कंट्रीब्यूशन कम है, नाम तो आपको याद होने ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जो कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री को लेकर है। देखिए अंडरलाइन करें जो टॉपिक है, और पूछा कि इसके बारे में बताइए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दिए, वन बाय वन इसे रीड करेंगे और देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट आपको क्या बताना चाह रही है। इट इज़ रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है उसके बारे में बताया है। जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके बेस ईयर के बारे में बताया कि वो 2011-12 होता है, और जो IIP है उसे कंप्यूट किया जाता है CSO के द्वारा। 3 स्टेटमेंट्स तीनों इंडेक्स को लेकर हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास हैं, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। नाउ जल्दी से बताएं। आपका जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं इसका इंडेक्स भी जो है वो IIP को कंप्यूट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर बेस ईयर के बारे में बात करें IIP के, वो तो बिल्कुल ठीक दिया है, मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया। IIP आप इस तरीके से लिखते हैं, और ये जो आई है ये 11 जैसा ही लगता है, तो बेस ईयर क्या है 11-12 ही है, ठीक है। ये 2011, और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो डबल आई है वो एक जैसे लगते हैं। पहले इसका बेस ईयर जो था वो 2004-5 हुआ करता था, लेकिन उतना पुराना जो बेस ईयर होता है ना वो सही कैलकुलेशन में हेल्प नहीं करता है, इसी वजह से इसे चेंज किया गया। इज इट कंप्यूटेड बाय CSO, ये भी बात आपकी ठीक हो जाती है। यस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री इन इंटरनल ट्रेड, जिसे DPIT कहा जाता है, वो रिलीज करता है 8 कोर इंडस्ट्री को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये वैसे आपका मंथली बेसिस पे डेटा भी आपको यहाँ पर मिल जाता है इसका, क्योंकि जो IP है वो आपका मंथली बेसिस पे डेटा आपको देता है। नेक्स्ट PMFME, इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो प्लीज बताइएगा। इसको लेकर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इसे लॉन्च किया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत हो सकता है, और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन इसको लेकर। क्या ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, क्या इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, इसकी फुल फॉर्म जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। चलिए तो पहली स्टेटमेंट की बात करें तो यस, जो आपका PMFME क्या है, PM मीन्स प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था, एंड इसे 2020-21 में लेकर आया गया था। 2024-25 तक इसको चलाया जाना था, तो 5 साल के लिए इसको लेकर आया गया था, और 10,000 करोड़ का आउटले जो था वो भी स्कीम के लिए रखा गया था। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। ये जो स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब बहुत सेंटर एंड स्टेट जो है उनका सिग्निफिकेंट रोल इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। तो PMFME स्कीम जो है इसके 2 साल अभी पूरे हुए हैं, तभी सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए इसके बारे में न्यूज़ थी और इसको डिस्कस किया गया था, और इसी 2 साल के कंप्लीट होने की वजह से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री कौन सी है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी है वो भी यहाँ पर आपको इस स्कीम को लेकर दी गई है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक रिपोर्ट को लेकर है, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट। ये किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, क्या नीति आयोग के द्वारा इसे लेकर आया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, पावर मिनिस्ट्री, या NGT। आपको बताना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा लेकर आई गई है। 10 सेकेंड्स यू हैव इन योर हैंड, सोचिए और आंसर करिए। अब देखिए रिपोर्ट जो है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंस के उसके बारे में ही बताएगी, और यहाँ पर ये बताएगा कि हाइड्रोजन जो है ये दूसरे ऑल्टरनेटिव जो ग्रीन सोर्सेज हैं उससे एडवांटेजियस पोजीशन पे है। अगर हम इकोनॉमिकली बात करते हैं तो इकोनॉमिकली ये हमें ज़्यादा एडवांटेज देगी अदर ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के कंपेरिजन में, और ये रिपोर्ट लेकर आई गई है नीति आयोग के द्वारा। कई बार इस तरीके के हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन कि कौन सी रिपोर्ट कौन लेकर आया है, IUCN स्टेटस क्या है, कई बार पूछ लिए जाते हैं UPSC के अंदर, तो वो जो क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेट 50 कूपन कोड इज अवेलेबल, जो अभी आपका 48 आवर्स के लिए रहेगा, उसके बाद ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो प्लीज़ कोशिश करेगा उससे पहले इसे यूज़ करने की, जो आप डे वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 एंड 2024 के कोर्सेज के लिए। अदरवाइज भी मेरी आपसे सजेशन यही रहेगा कि डे वाइज जो आपकी प्रिपरेशन है वैसे ही होनी चाहिए। अगर आप विदाउट कोर्स भी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर प्लीज़ जो एक साल आपके पास अवेलेबल हो, अभी तो एक साल भी नहीं है, मान लीजिए 8 मंथ्स आपके पास अवेलेबल है, 9 मंथ्स आपके पास अवेलेबल है, तो डे वाइज आप अपना एक शेड्यूल बना के रखें कि किस तरीके से आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि हाइड्रोजन से रिलेट करता है। पूछा गया है, विच आर द फॉलोइंग सेक्टर और सेक्टर्स कैन बी डीकार्बनाइज्ड बाय ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिसे डीकार्बनाइज किया जा सकता है? इज इट फर्टिलाइजर, इज इट मेथनॉल, आयरन एंड स्टील? 10 सेकेंड्स सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। किन सेक्टर्स को डीकार्बनाइज किया जा सकता है जब हम ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर आते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन कैसे पैदा करी जाती है, आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। देखिए, ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी होगा जिससे कि आपका फर्टिलाइजर सेक्टर, ठीक है, आपका मैरीटाइम शिपिंग, लिख देता हूं ये भी, इसको भी डीकार्बनाइज किया जा सकता है। देन आयरन, स्टील, मेथनॉल, राइट, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये सभी सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि डीकार्बनाइज हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड बैक टू बैक अगर बहुत सारे आंसर्स ए आ रहे हैं ओएमआर शीट के अंदर या बी आ रहे हैं, उसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा, एज लॉन्ग एज आप सेटिस्फाइड हैं अपने आंसर से, ठीक है। डोंट थिंक कि बैक टू बैक 4 ए आ गए या 4 डी आ गए तो स्ट्रेस आउट होना शुरू हो जाए, नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिए तो इस चीज़ को लेकर आप स्ट्रेस आउट मत होइएगा, राइट। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको सोर्सेज भी दिए, लेकिन ये मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर है। इसके बाद हम इस स्लाइड को डिस्कस करेंगे। आपको लेफ्ट एंड राइट साइड पे सोर्सेज दिए हैं और हाइड्रोजन दी है। तो ग्रे हाइड्रोजन दी है, क्या सोर्स वाटर होता है? ब्राउन हाइड्रोजन, क्या सोर्स क्लीन एनर्जी होता है या क्लीन सोर्स होता है? रेड हाइड्रोजन, क्या सोर्स न्यूक्लियर होता है? आपको बताना है कौन से करेक्टली मैच कर रहे हैं। ऑप्शंस ज़्यादा मुश्किल सेट नहीं करे हैं तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं, उतना मुश्किल भी नहीं है। सोचिए, देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, वहां पे तो ग्रीन से नाम से समझ में आ जाता है कि सोर्स इसका क्लीन ही होना चाहिए, लेकिन यहां पर कहीं पे भी ग्रीन वर्ड यूज नहीं हुआ था, ग्रे हुआ है और ब्राउन हुआ है, राइट। क्या ब्राउन में क्लीन सोर्स हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो ग्रीन के अंदर होता है। क्या ग्रे के अंदर वाटर होता है? नहीं। अगर ब्लू ब्लू कलर होता है या ब्लू हाइड्रोजन होता है तो हम तो सोच सकते थे कि यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल हो सकता होगा, लेकिन रेड हाइड्रोजन में न्यूक्लियर को सोर्स बताया जाता है, तो सिर्फ सी स्टेटमेंट जो आपके थर्ड जो पेयर है वो आपका करेक्ट है। वैसे अगर आप देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर रिन्यूएबल इसका सोर्स होता है, और अगर हम ब्लू की बात करें और ग्रे की बात करें तो मीथेन और कोल मींस ज़्यादा क्लीन सोर्सेज इसके नहीं होते हैं बनाने के लिए। एक नई तरीके की टर्कोइज हाइड्रोजन है, और वैसे भी अभी तो आप जानेंगे नए नए कलर्स निकल कर आएंगे जिसमें नए नए सोर्सेज से, जैसे यहाँ पर मीथेन से ही आप क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करते हैं तो कैन यू टेल मी लाइक हमारा रैंक कहाँ पर है? देखिए, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनकर आ सकता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेंस के अंदर जब आप आंसर लिख रहे होंगे, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि इंडिया कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, इंडिया कौन से नंबर पर है और कितने अमाउंट में रिन्यूएबल एनर्जी को हम प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर हमारी रैंकिंग क्या है। ये रैंकिंग जब आप लिखते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा आपको नहीं लिखना अपने आंसर के अंदर, लेकिन कुछ कुछ जगह पर डेटा आपको काफ़ी हेल्प करेगा। बताएं, हमारा रैंक व्हेन इट कम्स टू एनर्जी कंजम्पशन कौन से नंबर पे आते हैं दुनिया के अंदर? इंडिया का जो रैंक है, इंडिया इन द वर्ल्ड, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अच्छी बात यह है कि हम तीसरे नंबर पे एनर्जी को कंज्यूम करें सबसे ज़्यादा, और तीसरे नंबर पे ही हम व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जब रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन की बात आती है वहां पर भी हम तीसरे नंबर के ऊपर आते हैं। हम कोई कम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। जब विंड पावर की बात करते हैं, विंड एनर्जी की बात करते हैं, तो विंड एनर्जी में भी हम चौथे नंबर पे आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा आपके लिए हो जाती है। कुछ 4-5 डेटा अगर आपके पास होंगे और फिर कुछ 4-5 स्कीम्स के नाम होंगे रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर, तो आप एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं और उसमें अच्छे मार्क्स को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बताएं कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स रूरल इंडिया के अंदर इंस्टॉल करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। रूरल इंडिया के अंदर सोलर पंप्स लगाने को लेकर कौन सी स्कीम इसमें से हो सकती है? OSOWOG, ISA, नेशनल विंड ग्रिड, नन ऑफ द अबव।
बताइए व्हाट कुड बी द करेक्ट आंसर। 10 सेकेंड्स में यहां पर आपके शुरू कर देता हूं। बताइए व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए अभी पहले मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूं। और ये जो स्कीम आपकी है, वन सोलर वन वर्ल्ड वन ग्रिड, एक ही सोलर एक ही दुनिया और एक ही ग्रिड, इसको लेकर है। अब ये तो डेफिनेटली सोलर पंप से रिलेट नहीं करती है, तो इसको हटा दीजिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये भी इससे रिलेट नहीं करती है, इसको हटा दीजिए। विंड ग्रिड तो वैसे भी विंड एनर्जी से रिलेट करती है, सोलर से रिलेट नहीं करती, इसको भी हटा सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्यों? क्योंकि याद करिए पीएम कुसुम स्कीम, पीएम कुसुम स्कीम जो आपकी है वो सपोर्ट करती है रूरल एरियाज के अंदर सोलर पंप्स को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण एवं उत्थान महाअभियान, ये जो स्कीम है, सेटिंग अप 10,000 मेगावाट ऑफ डिसेंट्रलाइज ग्राउंड स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स बनाने की यहाँ पर बात करी गई। सोलर एग्रीकल्चर पंप्स जो थे 17.5 लाख, उसको भी इंस्टॉल करने की बात इसके अंदर करी गई। और सोलराइजेशन ऑफ 10 लाख ग्रिड, जो ये पंप्स होंगे एग्रीकल्चर पंप्स, इसको ग्रिड से कनेक्ट करने की बात करी गई। और यहाँ पर टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2019 का जो डेटा दिया है उसके हिसाब से यहाँ पर 80,000 मेगावाट का था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है पैक्स को लेकर पूछा कि पैक्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये ग्राउंड लेवल कंपेटिटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं। हो सकता है ये मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स देने का काम करते हैं। 10 सेकेंड्स आपके पास है, सोचिए क्या ये मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म लोन्स देने का काम करते हैं, क्या ये ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं। सोचिए और आंसर करिए। चलिए देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जिसको हम सीसीईए कहते हैं, इन्होंने अभी अप्रूव किया है कि जो पैक्स है, पैक्स की फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, नाम में ही क्रेडिट है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म क्रेडिट देने का काम करती है फार्मर्स को। ठीक है, इनको कंप्यूटराइज करने की बात करी गई है रिसेंटली अभी, और अप्रूवल भी इसका आ चुका है। अप्रूवल आने के बाद होगा क्या, जब इसका कंप्यूटराइजेशन किया जाता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इनकी काम करने की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी क्योंकि कंप्यूटर्स आ जाएंगे, राइट, डिजिटाइजेशन हो जाएगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हर एक पैक के अंदर, हर एक पैक के अंदर मिनिमम 10 नई जॉब्स जो हैं वो भी क्रिएट होती हुई आपको दिखाई देंगी। क्या ये ग्राउंड लेवल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है? बिल्कुल ठीक है। क्या ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट लोन्स देते हैं? नहीं, ये शॉर्ट टर्म और मीडियम क्रेडिट लोन्स जो है वो किसानों को देते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे देने वाला हूं। और यहाँ पर देखेंगे आप में से टॉपर कौन है, किसने कितना स्कोर यहाँ पर किया, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब रिवीजन का मतलब यही है कि जल्दी से आंसर देते जाइएगा। रिम पैक के बारे में क्या पढ़ा हमने, जल्दी से बताएं। क्या मल्टीलेटरल है या बायलेटरल है? इट इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज। यूएस यूजुअली इसे कंडक्ट कराता है इंडो पैसिफिक को सेफ बनाए रखने के लिए। बाइनियल है या एनुअल है? इट इज ए बाइनियल एक्सरसाइज। कभी पहले एनुअल हुआ करती थी, 1971 में से शुरू किया गया था, 1974 में इसे बाइनियल बना दिया गया था। 8 कोर इंडस्ट्री में याद करिएगा, सी क्यूब एंड फ्रेंड्स, या फिर आप चाहें किसी दूसरे निमोनिक को भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से सारी इंडस्ट्रीज के नाम आप याद रख सकते हैं। रिसेंटली जो डेटा आया है फेवरेबल है, 18% का जो इंक्रीमेंट है, इंप्रूवमेंट है, वो हमने इस एरिया के अंदर देखा है। फिर हमने इसके इंडेक्स को लेकर भी डिस्कशन किया था, डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसको लेकर आता है। इसके बाद हमने ये भी जाना जो आईआईपी है उसका बेस ईयर 2011-12 है। आईपी को कंप्यूट करने का काम सीएसओ के द्वारा किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, राइट। फिर पीएमएफएमई बताइए किस तरीके की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल सेक्टर है, तो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। 10,000 करोड़ का आउटले है आने वाले 5 सालों के लिए, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, सक्सेसफुली कंप्लीट करे हैं। फिर हमने एक रिपोर्ट के बारे में देखा, हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, इट इज ब्रॉट टू यू बाय नीति आयोग, जिसके अंदर हाइड्रोजन के बारे में ही बताया और ये बताया कि ये एडवांटेजेस रहेगी हमारे लिए। नेट 50 कूपन कोड इट विल बी अवेलेबल फॉर 48 आवर्स, तो इसको यूज कर लीजिएगा फॉर एनरोलमेंट इन द वेरियस सीरीज। अदरवाइज भी अगर खुद भी करें तो डे वाइज अपनी तैयारी करेगा, आपका शेड्यूल रेडी होना चाहिए और उसके हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने देखा था ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, तो फर्टिलाइजर, मेथनॉल, आयरन स्टील, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, मैरीटाइम सेक्टर्स जो है डीकार्बनाइज हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। सोर्सेज की बात करें तो ये सोर्सेज भी मैंने आपको बताया थे, ग्रीन का जो सोर्स होगा वो क्लीन होगा, अदरवाइज ग्रे में, ब्लू में आपको नेचुरल गैस और कोल मीथेन देखने को मिलेगा। जब एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं, कंजम्पशन की बात करते हैं, तो
तो इंडिया तीसरे नंबर पे आता है एनर्जी कंजम्पशन में, और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर भी वी आर ऑन द थर्ड प्लेस। विंड एनर्जी के केस में चौथे नंबर पे आते हैं। फिर हमने स्कीम्स के बारे में देखा था, हमने यहाँ पे पीएम कुसुम स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था, फाइनली पैक्स के बारे में देखा था, जो कि मीडियम और शॉर्ट टर्म लोन्स देने का काम करते हैं। इसको अभी अप्रूवल मिला है कि जल्दी से इसे डिजिटाइज किया जाएगा, कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर जल्दी से अपने मार्क्स मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अगर आपने 6 से कम स्कोर किया, ऑफकोर्स यू आर इन द डेंजर जोन। 6 या 6 से ऊपर का स्कोर है देन यू आर इन द सेफ जोन। लेकिन लेट्स सी हाईएस्ट स्कोर किसका है। आप मुझे प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे में बताइएगा जो पीएम कुसुम स्कीम है इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है। ठीक है, आप चाहें तो कुसुम की फुल फॉर्म बता सकते हैं, नहीं भी पता कोई बात नहीं, गूगल में से देखकर बता सकते हैं। बट व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ये मुझे एक लाइन में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, चलिए आई होप आपने वीडियो को लाइक ऑलरेडी कर दिया होगा। यहाँ पर एक बेल आइकन होता है, इसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो आप तक पहुंच जाए जब भी वीडियो पब्लिश होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।